पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात की कि एक कंपनी में डीपीओ का क्या रोल है। हमने स्मॉल कंपनी में भी और मीडियम साइज की कंपनी के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे कि एक लार्ज एंटरप्राइज के डीपीओ के पास क्या क्या जिम्मेवारियां हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे रोज डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट आप देखते आए हैं। आज हम बात करते हैं कि एक बड़ी कंपनी में एक डीपीओ का क्या रोल है। कंपनी बड़ी कब होती है? जब उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, जब उसका बहुत सारा टर्नओवर होता है, स्प्रेड, बहुत सारे एम्प्लॉइज, 1000, 2000, 5000, 10,000, लाखों, और उसके बहुत सारे दफ्तर हैं, क्योंकि इतने एम्प्लॉइज एक दफ्तर में तो बैठेंगे नहीं। वो बहुत सारे शहरों में और बहुत सारे देशों में भी है। आजकल देशों में, अलग अलग देशों में काम करना बहुत मुश्किल नहीं है। आप एक ही जगह बैठ के अपनी सर्विसेज पूरी दुनिया में डिलीवर कर सकते हैं। आप एक ही जगह बैठ के अपने प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में डिलीवर कर सकते हैं। इसीलिए आज किसी भी एंटरप्राइज के लिए, इवन हमने मिड साइज में भी बात की थी, एक देश से ज़्यादा होना बहुत मुश्किल नहीं है। कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पे आप अपना दफ्तर भी इंटरनेट के थ्रू ही खोल सकते हैं और वहाँ की बिलिंग करके वहाँ पे टैक्स भी जमा करा सकते हैं। तो इसलिए जब आप प्राइवेसी की बात करते हैं तो आपको उस देश का भी ध्यान रखना जरूरी है जिस देश के यूजर आपके साथ काम कर रहे हैं। चाहे वो सिर्फ आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी इंफॉर्मेशन कुकी से कैप्चर कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि प्राइवेसी के वहाँ की नॉर्म्स भी आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं। क्या जिम्मेवारियां हैं? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात कि अगर आप एक बड़ी कंपनी हैं तो आप, जैसा हमने बार बार अभी बात की, कि आप एक से ज़्यादा देश में काम कर रहे हैं, तो ग्लोबल रेगुलेशंस, आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं, जिस कंट्री का यूज़र आपके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, आप उसकी इंफॉर्मेशन कुकीज़ के थ्रू कैप्चर कर रहे हैं, उस कंपनी की, उस कंट्री की रेगुलेशंस के लिए आप जिम्मेवार हैं। आपको ध्यान देना होगा कि आपको वहाँ की रेगुलेशंस मेंटेन करनी है। और अगर आपके वहाँ ऑफिसेज हैं तो आपकी वहाँ प्राइवेसी टीम जो है उसको लोकलाइज प्राइवेसी रूल्स पता होने चाहिए अपनी कंट्री के, और आपको उन रीजनल प्राइवेसी ऑफिसर्स के साथ काम करना है। इंपॉर्टेंट चीज एक जो जीडीपीआर ने बनाई है कि अक्रॉस द कंट्री डेटा कैसे मूव कर रहा है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैसे मूव कर रहा है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कैसे मूव कर रहा है। आप सिर्फ कोई जॉब वर्क कराते हैं अपने देश से बाहर, कोई सर्विस डिलीवर नहीं करते, तब भी आपकी कंप्लायंस है, क्योंकि आपने वहां के किसी वेंडर की पर्सनल इंफॉर्मेशन कैप्चर की हुई है और यूज कर रहे हैं। और अगर वो वेंडर आपका डेटा अपने पास रख रहा है तो भी क्रॉस बॉर्डर है, और अगर डेटा प्रोसेस करके आपको दे रहा है तो भी क्रॉस बॉर्डर है। तो क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर के भी रूल्स वहां पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, अक्रॉस रीजन्स प्राइवेसी पॉलिसीज को हैंडल करना, थर्ड पार्टी सर्विसेज को चेक करना अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेज आपके अब हर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होने चाहिए, वेंडर के साथ भी और कस्टमर्स के साथ भी, जो कि एक नॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस करते हुए मल्टीपल कंट्रीज की प्राइवेसी को हैंडल करने के लिए। आपको प्राइवेसी पॉलिसीज को रेगुलरली अपडेट करना होगा, और आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना जरूरी है कि किसी देश में प्राइवेसी का सिस्टम, कोई नई पॉलिसी तो नहीं आ रही जिससे कि अचानक आपको कोई दिक्कत ना आए कि आप वहाँ से नॉन कंप्लायंट हो रहे हैं। और आपको एम्प्लॉय को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। हम अभी तक बात कर रहे थे कि एम्प्लॉय को अपनी देश के प्राइवेसी के सारे लॉस पता होने चाहिए, एटलीस्ट उसके प्रोसेसेस में प्राइवेसी इतनी एम्बेडेड होनी चाहिए। अब हम बहुत बड़े स्केल की बात कर रहे हैं। अब एम्प्लॉय को अपने देश के तो लॉस पता होने ही चाहिए, साथ में उसको बाकी देशों के जहां उसकी कंपनी काम करती है लॉस पता होने चाहिए। क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय किसी और देश के कस्टमर का या वेंडर का डेटा अपने पास लिए बैठा है, जो पॉसिबल है, एक कंपनी सर्विस डिलीवर करती है, बिलिंग एक देश से करती है, सर्विस दूसरे देश में डिलीवर करती है। सर्विस फिजिकली डिलीवर करने के लिए उसके एम्प्लॉयज भी दूसरे देश में अलग से बैठे हैं, लेकिन उसकी जो बिलिंग हो रही है वो उसका हेडक्वार्टर एक अलग देश में है। ठीक है, बहुत से ऐसे हिंदुस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो इंडियन कंपनीज हैं और उनके अलग अलग देशों में दफ्तर है। तो अगर उनके बिल यहाँ कट रहे हैं, उनके यूजर्स की मेल्स यहाँ आ रही हैं, तो फिर क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर और प्राइवेसी का ध्यान रखना और प्राइवेसी की कंप्लायंस जो उनके देशों के लिए है और जो अपने देश के लिए है, उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑडिट्स, आपके रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस बढ़ जाएंगे। आपको अलग अलग देशों के हिसाब से रिस्क मैनेज करनी होगी और रेगुलर ऑडिट्स करने होंगे। देखना होगा कि वहाँ के लोग की प्राइवेसी ऑफिसर्स कैसे काम करते हैं, वहाँ का कानून समझ के प्राइवेसी असेसमेंट्स को एक रेगुलर एक्टिविटी बनाना होगा। रेगुलर ऑडिट्स करें, और अपना जो ऑडिट है उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि दूसरे देश में जो पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है वो स्टोर कैसे की जा रही है और उसको
उस देश के अंदर और उस देश से बाहर ट्रांसफर कैसे किया जा रहा है। मल्टीनेशनल के लिए क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ऑडिटर के लिए, रिस्क मैनेजमेंट ऑडिटर के लिए ये ज़रूरी है कि उसके ऑडिट्स जो है वो लोकल और ग्लोबल दोनों किस्म के कानूनों का ध्यान रख सकें। डेटा ब्रीच मैनेजमेंट, हर देश में ब्रीच रिपोर्टिंग के भी अलग अलग कानून हैं। GDPR कहता है इंसिडेंट हुआ, एनालाइज कीजिए, क्लासिफाई कीजिए क्या वो ब्रीच है। अगर वो ब्रीच है तो आप देखें कि यूजर पे क्या इम्पैक्ट आया, उसको कैसे मिनिमाइज या मिटिगेट किया जा सकता है और 72 आवर्स के अंदर अंदर आप रेगुलेटर्स को बताएं कि वहाँ ब्रीच हो गया। इसलिए ग्लोबल ब्रीच प्लान्स, रिस्पॉन्स प्लान्स बनाने बहुत जरूरी है। क्रॉस डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, और क्रॉस डिपार्टमेंटल भी एक देश में नहीं हो रही, मल्टीपल कंट्रीज में हो रही है। आपका HR इंडिया में हेडक्वार्टर्ड है, लेकिन आपकी लोकल कंट्रीज में भी HR है और लोकल कंट्रीज के एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन इंडिया आ रही है, तो इसलिए वो जरूरी है। ऐसे जैसे हमने पहले बात की कि सर्विस तो हम यूरोप में दे रहे हैं लेकिन बिल हिंदुस्तान से काट रहे हैं, तो अक्रॉस डिपार्टमेंट, यूरोप में मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यूरोप का सेल्स डिपार्टमेंट और इंडिया का बिलिंग डिपार्टमेंट, तो ये तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हैं जिनको आपस में बात करनी है और ये अलग अलग कंट्रीज में भी बैठे हैं, तो दोनों किस्म के कानून देखने जरूरी हैं और ब्रीच को इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है, इम्पैक्ट को इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है और अकॉर्डिंगली उस देश के हिसाब से रेगुलेटर्स को टाइमली बताना जरूरी है। आपकी एक ग्लोबल पॉलिसी होनी चाहिए कि आप वर्ल्ड वाइड क्या ग्लोबल आपका ब्रीच रिस्पॉन्स सिस्टम क्या है और आप कैसे ब्रीचेस को रिस्पॉन्ड करेंगे, आपको अपनी पॉलिसीज को अकॉर्डिंगली अपडेट करना चाहिए। DPO की लार्ज एंटरप्राइज की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी सारी पॉलिसीज जो भी वो बनाता है उसमें न केवल उसके देश का पर बाकी देशों का, जिन देशों में उसकी कंपनी काम करती है उनके लॉस का भी कुछ ना कुछ रोल रहे। ऐसा इसलिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक देश में इंफॉर्मेशन ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि दूसरे देश के साथ उसका कोई लिंक नहीं है और बाद में कंप्लायंसेस मीट करने में दिक्कत आ रही है। ब्रीच हो जाने के बाद सिक्योरिटी ऑडिट्स और जो भी यूजर कम्युनिकेशन है उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हो सकता है कि जिस देश में आप काम कर रहे हैं उनको ग्लोबल इंग्लिश लैंग्वेज ना समझ आती हो, तो आपको उस देश की लोकल भाषा समझ के उसके हिसाब से ब्रीच रिपोर्टिंग और ब्रीच की यूजर कम्युनिकेशन जो है उस हिसाब से रेडी रखनी पड़ेगी। DPO की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए फिलहाल सिर्फ इतना ही। हम आगे चल के एसेंशियल टिप्स की बात करेंगे लार्ज एंटरप्राइज के लिए और कैसा एक प्राइवेसी स्ट्रक्चर होना चाहिए एक लार्ज एंटरप्राइज में। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें। डेटा प्राइवेसी पे रेगुलर नए कंटेंट आता रहेगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।